नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। 1 फरवरी को देश का बजट आना है। ये बहुत जटिल दस्तावेज होता है और सामान्य लोगों की बात तो छोड़िए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी इसका रहस्य लोग समझ नहीं आता। हमको लगा कि देश के आम आदमी की समझ के लिए बजट की व्याख्या हो जाए और वो सवाल हम सामने रख पाए जिन सवालों का उत्तर देश का आम व्यक्ति खोजता है। जो कारोबार नहीं करता वो भी खोजता है, सामान्य जन खोजते हैं। क्योंकि बजट कितना भी मतलब आज से कुछ वर्ष पहले जब जीएसटी नहीं थी उस वक्त का बजट की भूमिका अलग होती थी, आज के बजट की भूमिका अलग, लेकिन फिर भी अभी भी बजट एक आर्थिक जगत का देश में बड़ा पर्व है। लेकिन उसकी कुछ जटिलताएं हैं, उन पर मुझे लगा कि एक बात होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी अंशुमान तिवारी, मनी9 के संपादक। अंशुमान जी, बजट आएगा, मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार का अंतिम इस कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस नाते वो लोक लुभावन होगा नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल किस्म के सवाल तो हैं, लेकिन मैं एक विशेष सवाल का उत्तर समझना चाहता हूँ। कोरोना के दौरान जो प्रयोग शुरू हुआ, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना, यानी 80 करोड़ लोग देश में जिंदा रह पाए, इसके लिए सरकार को अनाज देना पड़ा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। वो जो 80 करोड़ की आबादी है भारत की, उसके लिए इस बजट में क्या उम्मीद हो सकती है? ये एक बड़ा, क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी है 80 करोड़ की, वो क्या इस बजट से उम्मीद करे कि उसको इस बजट से क्या मिलेगा जो उसकी थाली में फर्क डाल पाए? या क्या देश ऐसा कुछ प्रयोग कर सकता है जो हम कहें कि फिर कभी कोई संकट आए तो इतनी बड़ी आबादी को जीवित रहने के लिए सरकारी अन्न पर निर्भर नहीं रहना पड़े? जी धन्यवाद अमिताभ जी। वो एक शेर है कि अजब उलझन है जो मैं समझा नहीं हूँ, जहाँ होता हूँ मैं होता नहीं हूँ। बजट हमेशा एक ऐसा दस्तावेज होता है, उसकी उलझन ये है कि उसे जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है वो, और वह कहीं और होता है जहाँ पर उसकी चर्चा होती है। स्पेसिफिकली जिस सवाल का आपने जिक्र किया, सरकार ने इस 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज देने की योजना बजट आने से पहले ही मंजूर कर दी। अनाज की मात्रा घटा दी गई और जितना अनाज दिया जाना था उसको मुफ्त कर दिया गया। अगर आप सिर्फ इसे बजट की एक सामान्य घोषणा के तौर पर देखें तो शायद आपको ये लगेगा कि सरकार पूरी दुनिया में सरकारें, विकासशील देशों की सरकारें अपनी आबादी को संकट के समय अनाज देती हैं। पर जरा इस पूरी चर्चा को थोड़ा विस्तार की तरफ ले जाकर देखिए। कोविड खत्म होने के बाद भी देश में 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार को 3-4 लाख करोड़ की सब्सिडी के साथ अनाज देना पड़ रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की कोशिशें उन लोगों तक पहुंची हैं या नहीं, इसका जवाब वहां से मिलता है। ठीक बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड का दौर था, महामारी थी, लोगों के पास सुविधा नहीं थी, काम नहीं था, रोजगार था। अब एक तरफ बजट के भाषण को जब आप सुनेंगे तो वित्त मंत्री अपने शुरुआत के 5-7 भाषणों में आपको ये बताएंगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है। भारतीय दुनिया में मंदी थी पर भारत ने 6% और 7% की विकास दर दर्ज की। फिर उसके साथ वो दूसरी सांस में यह भी बताएंगे कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ लोगों को मुझे मुफ्त खाना खिलाना पड़ रहा है, मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। और यही वो बजट का पैराडॉक्स है, यही वो बजट का अंतर्विरोध है जो आमतौर पर हम नहीं देखते। आप अगले सवाल पर चलें उससे पहले मैं एक और बात जोड़ें, क्योंकि जो लोग इसको सुन रहे हैं उन्हें समझना जरूरी है कि बजट हमेशा टुकड़ों में देखा जाता है। हमेशा हम अपने मतलब की चीज़ बजट से चुन लेते हैं कि बजट से गरीबों को क्या मिला, बजट से किसानों को क्या मिला, पर बजट दरअसल ऐसा होता नहीं है। बजट का पूरा ताना बाना अगर आप शुरुआत से आखिर तक देखें तो वो एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव को कंट्राडिक्ट करता है। और इसलिए मैं मानता हूं, मेरे इतने दिनों के अनुभव के आधार पर मैं मानता हूं कि बजट आमतौर पर एक खास किस्म के अंतर्विरोधों का दस्तावेज है जिसमें कि आप अपने मतलब की चीज सुन सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप देखेंगे कि 80C में बढ़ोतरी मिली कि नहीं मिली, पर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी जो 80C की बढ़ोतरी है उसके बदले सरकार ने कस्टम ड्यूटी पे 20,000 करोड़ और बढ़ा के आपसे वही पैसा
जो आपको टैक्स की रियायत के तौर पर बचत में दिया है वही पैसा कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर हाँ, आपकी मतलब जेब में महंगाई एक बढ़ाकर जेब से निकाला, दूसरी जेब में और डाल दिया। ये जिस दिन हम बजट का ये पूरा रहस्य समझ जाते हैं, ये पूरी गणित समझ जाते हैं, उस दिन हम बजट को लेकर चमत्कृत नहीं होते, बजट से आनंद लेते हैं। ठीक, इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेरी सोच इस आधार पर रही कि विकास और अर्थव्यवस्था, ये तो जो दो जुमले हैं ना, इनको मैंने कभी कागज से समझने की कोशिश नहीं की। जो आंख से दिखे वही विकास, जिसका विज्ञापन करना पड़ा वो विकास नहीं। मेरे मोहल्ले में अस्पताल बन गया, ये मुझे अखबार पढ़ के पता लगेगा? नहीं ना। मेरे इलाके में एयरपोर्ट बन रहा है, ये अखबार से पता लगेगा? नहीं ना। मैं जमीन पर देखूंगा तो मान लूंगा। वैसे अर्थव्यवस्था, मैं फिर मूल प्रश्न पर आता हूं। बड़े लंबे लंबे और कठिन विषयों को निर्मला जी के लिए छोड़ें हम। भारत में अभी भी मूल विषय इन दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक डीजल और पेट्रोल, ठीक, रोज वाबस्ता है उससे आदमी। अमीर आदमी तो तब भी कार फुल करा लेता है, 2-4 दिन बाद दोबारा जाता है। जो मध्यम वर्ग है या उससे नीचे का है, वो तो मोटरसाइकिल में 50 रुपए का तेल डलवाता है, तो वो है। और दूसरा ये खाने पीने की चीजें, तेल, घी, आटा, मसाला, नमक, मिर्च, इस तरह की जो चीजें हैं, दालें, ये दोनों ही वर्ग की चीजें बजट की प्रक्रिया से बाहर हैं। फिर भारत के आम आदमी की रुचि बजट में क्यों हो? होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आम आदमी की रुचि बजट में इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि उसकी जिंदगी में बजट कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाती प्रत्यक्ष रूप से। अभी मैं आपसे अगर रैंडमली पूछूं, ये यहाँ जो ऑडियंस बैठे हैं उनसे मैं पूछूं कि पिछले साल के बजट की 5 सबसे बड़ी बातें कौन सी थी, तो उनको याद नहीं होगा। और ये बजट जब 1 फरवरी को पेश हो जाएगा, 1 मार्च को और अगर 1 अप्रैल को आप लोगों से बात करने जाएंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि 1 महीने पहले बजट में क्या कहा गया था, क्या जानकारी थी। उसकी वजह ये, आपने 2 चीज़ें कही और दोनों चीज़ों का संदर्भ समझना हमारे लिए इस बजट के से ज़रूरी है। अमिताभ जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास को नापने के लिए आपको आंकड़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। विकास को नापने के लिए आपको अपने जेब को देखने की ज़रूरत है या अपने आसपास सुविधाओं को देखने की ज़रूरत है। विकास 2 ही तरह से नापा जा सकता है आपकी ज़िंदगी में बेहतरी में, कि आप आज से 5 साल पहले जैसी ज़िंदगी जी रहे थे उससे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। हर तरह से समग्र रूप से आपकी बचत बढ़ रही है, आपकी खपत बढ़ रही है। अगर आप 5 साल पहले 10,000 रुपए का मोबाइल यूज़ करते थे तो क्या आज आप 15,000 रुपए का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? अगर आप 1 कमरे के मकान में रहते थे तो क्या आप 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं? आप अगर आपकी बच्चे की पढ़ाई पर आप X खर्च कर रहे थे, उससे बेहतर पढ़ाई मिल रही, ये आपके व्यक्तिगत स्तर से। और आपके आसपास की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हुई। आपको अस्पताल के लिए 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि केवल 10 किलोमीटर दूर ही अस्पताल मिल जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, और इन दोनों चीज़ों में के जरिए ही आप किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को नापते हैं। मैं 2 छोटे छोटे ताजे तथ्य आपको बताता हूँ, फिर ये दूसरा पहलू जिस पर हम आते हैं, जिसको आपने विशेष रूप से महंगाई और बजट के रिश्ते के बारे में कहा। आप अगर ध्यान से देखें तो पिछले 1 साल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनोखी प्रक्रिया दिखाई दी। भारत में सस्ते स्मार्टफोन बिकना बंद हो गए, भारत में सस्ती बाइक बिकना बंद हो गई, भारत में सस्ती कार बिकना बंद हो गई। और मारुति ने जब अभी हाल में ऑटो एक्सपो में अपनी नई सुपर एसयूवी लॉन्च की तो उसकी 4 लाख गाड़ियों की बिक्री की इन्वेंट्री मारुति के पास 1 महीने के अंदर तैयार हो गई। अब आप इस रिकवरी को क्या कहेंगे? कोविड के बाद भारत का बाजार, जहां लोगों के पास स्मार्टफोन ज़्यादा होने चाहिए थे, सस्ते स्मार्टफोन ज़्यादा बिकने चाहिए थे, वहां अब एप्पल के फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं। लोगों के पास बाइक से उन्हें छोटी कारों की तरफ जाना चाहिए था, उनकी कारों की बिक्री बंद हो गई। लेकिन अगर आप एसयूवी देखें तो उनकी वेटिंग लिस्ट 1-1 साल की है। ये जो ढांचागत बदलाव हमें दिखाई देता अर्थव्यवस्था में, इससे उस सवाल का जवाब मिलता है कि हमेशा अर्थव्यवस्था में विकास या इनकम में बढ़ोतरी उस स्तर पर आकर नापी जाती है वो लोग जो ज़िंदगी की बेहतरी तलाश रहे हैं। और अगर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के आंकड़े नहीं दिखते, आकलन नहीं दिखते हैं, तो आंकड़ा क्या बताता है कि कोविड से पहले 8,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन था, आज वही स्मार्टफोन 16,000 रुपये का हो गया। और 16,000 रुपये के स्मार्टफोन के कारण भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ अमिताभ जी, जब भारत में इंटरनेट की ग्रोथ रुक गई, इंटरनेट की विकास दर सिंगल डिजिट में आ गई। अब दूसरी बात हम बताते हैं, जो बात अमिताभ जी ने पूछी, आपके जीवन की, हमारे जीवन के खर्च को प्रभावित करने वाली जितनी चीज़ें, उनका बजट से कोई रिश्ता नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि कीमतें तय करने का अधिकार तो सरकार के पास है नहीं, कीमतें तय करने का अधिकार तो बाजार के पास है। और अब सरकार उस स्थिति में पहुंच चुकी है अमिताभ जी, जहां जितना महंगाई बढ़ती है सरकार का टैक्स कलेक्शन उतना ही बढ़ता है, क्योंकि सारी की सारी ड्यूटीज़ और जीएसटी कीमत पर लगती हैं, एड वैलोरम ड्यूटी पर लगती हैं, जो उत्पाद पर कीमत है। और इसलिए
महंगाई की चिंताएं चर्चाएं बौद्धिक स्तर पर तो होती हैं, पर व्यवहारिक स्तर पर आप अगर ध्यान से देखें तो भारत के शायद पिछले 10-12 साल के इतिहास में आटे और गेहूं की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी जो इस बार हमें दिखाई दी। तो बजट का नियंत्रण हमारी जेब को बेहतर करने से बाहर निकल चुका है। जो दूसरा विकास का पहलू है वहाँ भी हमें समझना जरूरी है कि भारत के बजट दुनिया के अनोखे बजटों में से हैं। भारत की देश में जितना खर्च होता है उसमें भारत के बजटों का योगदान केवल 18% है। 200 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी है, इसमें 18% का कंट्रीब्यूशन केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर पूरे बजट में करती। यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में 200 रुपये साल में खर्च होते हैं तो उसमें से 180 रुपये हम और आप जो खरीदते हैं, जो खपत करते हैं, उनके बदले जो इंडस्ट्री लगाती है उससे आता है। सरकार के खर्च से 18-20 रुपए जाते हैं। और फिर भी तभी हम ये जो बात आप कह रहे हैं, तभी लोगों को बजट के कोई असर अपनी ज़िंदगी पर महसूस नहीं होते, प्रत्यक्ष रूप से आपकी ज़िंदगी पर कोई महसूस नहीं होते, क्योंकि 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में सरकार का कंट्रीब्यूशन ही, सरकार का योगदान ही केवल 20% 18% का है। मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े सबसे बेहतर जादूगर होते हैं, ठीक है, और अर्थशास्त्री तो उनसे उपयोग कर ही लेते हैं जैसे चाहते हैं। मैं इसको दूसरे ढंग से रखने की कोशिश करता हूँ इस बात को। सारी बातें कितने का कुल भारत का व्यापार है, कितनी भारत की राष्ट्रीय संपदा है, इस तरह की जितनी चीज़ें वो सब एक जगह रख लें, अच्छी बात है। मुझे लगता है इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि 80 करोड़ वो लोग जो जिंदा नहीं रह सकते अगर उनको सरकार अनाज ना दे। सोचिए क्या, और हम दावा कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा कर दिया है। विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तीसरे नंबर की, कोई कहता चौथे की, कोई कहता दूसरे की, हो रहा है, ठीक है ना। उद्योगपति भी हमारे विश्व के लिस्ट में आने लगे हैं। एक सज्जन तो ऊपर गए थे फिर नीचे आ गए, वो सब चल रहा है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं 80 करोड़ वो भूखा भारत, 20-25-30 करोड़ और मान लीजिए जो अपने हिसाब से खा लेते हैं लेकिन बाकी जीवन जीने के लिए उनके पास क्षमता नहीं। तो अगर 100 करोड़ की आबादी ऐसे खड़ी है, ये तो फिर भी हमारे पास 50 करोड़ बचते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। वो मोबाइल जितना खरीद लेते हैं, गाड़ी बुकिंग करा देते हैं, उससे हमको एक रोजी पिक्चर दिखाने में सुविधा मिलती है क्या पार्लियामेंट में या और बाकी जगहों पर राजनेताओं को, कि देखिए इतना हमारे यहाँ इतनी कारें बिकी, देखिए हमारे यहाँ इतने मोबाइल बिके, देखिए हमारे यहाँ होटल की बुकिंग इतनी बढ़ी। लेकिन वो सब कुछ पता लगता है 10 करोड़ लोगों के बीच कहीं खेला है। तो बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेकी, मैं कहता हूं आखंडे की। वो लोग कहां जाएंगे? ओ तभी तो वो जब बजट हम सुनते हैं ना तो एक शेर मुझे आता था, वो चुटकुलेबाज की क्या खूब अदाकारी थी, रोटियां लाया था भूखों को हंसाने के लिए। आप 150 करोड़ 145 करोड़ लोगों की बात करें, आंकड़े और गंभीरता से करीब से समझो। आंकड़े हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंकड़ों के बिना हम देश नहीं समझ सकते, संख्याओं से ही देश दिखता है। 145 करोड़ की आबादी में भी वास्तव में बच्चों और बुजुर्गों की आबादी निकाल दें तो जो कंज्यूमर क्लास है वो मुश्किल से 80 करोड़ 90 करोड़ बचता है, क्योंकि बच्चे अलग निकल जाते हैं और बुजुर्ग अलग निकल जाते हैं, वो लोग जो कमाकर कंज्यूम कर सकते हैं। दरअसल भारत में टोटल भारत का इंटायर मार्केट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, जहां लोग खर्च कर सकते हैं, जो लोग खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो टैक्स देते हैं, ऐसे 13 करोड़ लोग हैं। 13 से 14 करोड़ लोग। इन्हीं 13-14 करोड़, चूंकि 13-14 करोड़ भी बड़ी संख्या है और ये आपको आसपास, आप उन्हीं के आसपास घूमते हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठे उन 13-14 करोड़ लोगों में, इन्हीं में भारत का मध्य वर्ग है, इन्हीं में भारत का उच्च मध्य वर्ग है, इन्हीं में भारत का निम्न मध्यम वर्ग है, इन्हीं में भारत का मध्य वर्ग है। इसके अलावा जब आप पीछे निकाल दें, अभी हमने मनी9 का सर्वे किया और हमने देश का सबसे बड़ा सर्वे था 31,000 परिवारों के बीच में। भारत में इसके बाद अगर आप निकाल दें तो औसत लोगों की कमाई, महीने में एक परिवार की कमाई 15 से 20,000 रुपए के बीच है, और वो अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए सरकार पर ही निर्भर है, सारी जरूरतों के लिए। और इसलिए जब आप देखें कि भारत का बाजार इतना छोटा, इतना बड़ा आपको अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी दिखती है, आपको आबादी बहुत बड़ी दिखती है, पर बाजार भारत का बहुत छोटा दिखता है। आज भी अमिताभ जी, भारत में जितनी कारें बिक रही हैं, इन कारों का आबादी में ये प्रतिशत अमेरिका में 1950 में पहुंच चुका था। भारत में आज जितने टीवी बिकते हैं, अमेरिका में 1960 में इतना परसेंटेज टीवी का पहुंच चुका था। तो हमारा जो चैलेंज अर्थव्यवस्था में, क्यों सरकार कहां जाकर किस ट्रैप में फंस जाती है? सरकार इन्हीं 13 करोड़ लोगों को सब कुछ बेचना चाहती हैं कंपनियां, इन्हीं 13 करोड़ लोगों को आप 2 कारें भी बेच देना चाहते हैं, इन्हीं को आप बीमा भी बेच देना चाहते हैं, इन्हीं को मकान भी बेच देना चाहते हैं, इन्हीं को स्कूल भी बेच देना चाहते हैं, और इन्हीं से सरकार सारा टैक्स भी ले लेना चाहती है,
क्योंकि यही लोग टैक्स दे सकते हैं। नीचे जो 80 करोड़ लोग जिनको आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं वो टैक्स क्या देंगे? वो जो आपसे अनाज ले रहे हैं वो तो आपको इनडायरेक्टली जो खा रहे हैं वैसे उस पर टैक्स दे रहे हैं, यही बड़ी बात है भाई। अनाज वो जो खरीद रहे हैं बाजार में जीएसटी के तौर पर टैक्स दे रहे हैं, उनकी कोई इनकम तो है नहीं। तो जब तक अर्थव्यवस्था में बजट ये 13 करोड़ लोगों को 26 करोड़ नहीं कर देंगे, अगर ये 13 करोड़ लोगों में से हर साल 5 करोड़ लोग इस कतार में आ जाएं कि वो कमाने और खर्च करने लगे, सरकार के टैक्सेस भी कम हो जाएंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ भी आना शुरू होगी। कोविड के बाद ये हुआ कि जो 13 करोड़ का कुनबा था ये सिकुड़कर अब 10 करोड़ रह गया, 9 करोड़ रह गया, क्योंकि इसमें 2-3 करोड़ और भी थे जो फ्रिंज पर टिके हुए थे। उनमें से किसी की स्टार्टअप में नौकरी थी चली गई, किसी की रियल एस्टेट में नौकरी थी चली गई, किसी का कामकाज रुक गया, किसी की 2 दुकानें थी तो उसकी 1 दुकान रह गई, किसी की एक फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री का उत्पादन आधा हो गया। ये जो श्रिंक हमको दिखता है, इस श्रिंक का असर हमें आने वाले समय में इस बजट में ही दिखाई देगा और आने वाले साल में दिखाई देगा कि सरकार अपने बड़े होने के कारण, सरकार अपने बड़े आकार के कारण ज़्यादा खर्च करेगी और उस ज़्यादा खर्च करने के लिए इन 10 करोड़ लोगों से और ज़्यादा टैक्स लेगी, परोक्ष रूप से और ज़्यादा टैक्स लेगी, क्योंकि तब उसे इतना बड़ा 40 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार को बनाना है और 36-37 लाख करोड़ के आसपास के बजट राज्य सरकारों के हैं, वो उनके भी तो अपने बजट हैं। इतना बड़ा बजट चलाने के लिए वो इन 10-12 करोड़ लोगों से ही मैक्सिमम टैक्सेशन लेगी और इन्हीं को कंपनियां सब कुछ बेचने की कोशिश करेंगी। तो जब तक हम ये 13 करोड़ लोगों को 25 करोड़ नहीं कर देंगे, और एक और महत्वपूर्ण, और फिर आप अगले सवाल पर आते हैं, ये जो 10 करोड़ लोग हैं अमिताभ जी, ये अपने साथ 5 परिवारों को और पालते हैं। ये 10 करोड़ लोग 5 असंगठित लोगों को काम देते हैं। इनके कारण इनके बगल की शॉप के ऊपर ब्रेड बिस्किट बिकती है, इनके कारण इनके घर में काम करने वाली कुक और मेड को पैसा मिलता है, इनके कारण इनकी कार की सर्विस एजेंसी चलती है, इनके कारण इनकी सोसाइटी में गार्ड्स को सैलरी मिलती है। तो एक भारत का संगठित क्षेत्र का व्यक्ति जो इनकम के लेवल में 50 या 60 हज़ार रुपये से ऊपर कमा रहा है मंथ में, वो अपने साथ कम से कम 3 या 4 लोगों को और काम देता है। ये है भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था का आंकड़ा। तो वो जो 3-4 लोग हैं वो इनके सहारे चलते हैं। इसीलिए जब कोविड में बंद हुआ, कामकाज कारोबार बंद हुआ, तो जैसे ही लोग अपना काम बंद करके बंद हुए तो सबसे ज़्यादा कौन से लोग सड़क से बाहर निकल कर गए? वो लोग थे जो ये 5 लोगों में आते थे, हर परिवार के आसपास काम करने वाले 5 लोग थे। मुझे याद आता है कि वाजपेयी के कार्यकाल में जसवंत सिंह बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला, वो मेरे दिमाग में कहीं फंस गया तो अब इस वक्त याद आया। उन्होंने कहा कि भाई गरीब की ये बटुए में पैसा है और थाली में खाना, ये प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए देश की। ठीक है, जब भी वित्त मंत्री बजट का भाषण पढ़ते हैं तो कुछ अच्छे कोटेशन सबके पास रहते हैं, वो लोग लिख के दे देते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे ध्यान आई। इस कसौटी पर अगर हम इस बजट को कसने की कोशिश करें जो आने वाला है, क्योंकि अब तो बजट छप गया, जो करना होगा हो गया होगा, है? क्या हम उस स्थिति में, मैं फिर वही जाता हूँ कि बेरोजगारी की दर, ये 26 करोड़ जो आप कह रहे हो कि भाई 15 करोड़ को हमको 30 करोड़ 25 करोड़ में फैलाना चाहिए, तब पूरे देश को एक साथ लेके चलने वाली बात आएगी। मसला ये कि अगर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र की तो हालत ही ख़राब है, पूरा देश संविदा पर चला गया, राज्यों ने सब भर्ती करना ही बंद कर दिया, संविदा। तो ये 15 करोड़ 25 करोड़ कैसे होंगे भाई? अमिताभ जी, बेरोजगारी का समाधान हम सरकार से मांगते हैं, जबकि बेरोजगारी का समाधान बाजार के पास है। क्योंकि भारत के टोटल एम्प्लॉयमेंट स्पेस में एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा ही 6-7%, 8% है। अगर आप गिन के देखें तो 10 या 8 उद्योग भारत के ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देते हैं। उसमें बैंकिंग है, उसमें IT है, उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का है और बहुत छोटी सी तादाद है जो संगठित क्षेत्रों के नौकरी की है। उनमें भी सरकार सबसे छोटी एम्प्लॉयर है और उसमें भी पिछले 6 साल के अंदर सरकार में आधिकारिक रूप से तयशुदा तौर पर राज्य और केंद्र सरकारों में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी गई और सारे लोगों को अब मल्टीटास्कर C और D क्लास के लोगों को अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर भर्ती किया जाता, जिसको कि उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में संविदा कहा जाता है। उसमें आप सब जगह तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जहाँ से आ रहे हैं वो जॉब है मार्केट, और उस मार्केट में उन जॉब्स को क्रिएट करने की जिम्मेदारी इन्हीं 15 करोड़ लोगों पर है। जब ये खर्च करेंगे, अगर ये हर साल अपना मोबाइल फ़ोन बदलेंगे तभी तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनेंगे। ये अगर ज़्यादा कारें खरीदेंगे तो ज़्यादा कार की फैक्ट्रियाँ आएंगी और ज़्यादा कार की फैक्ट्रियाँ आएंगी तो वहाँ रोजगार लगेंगे।
इनकी जो कंजम्पशन है, इनकी जो खपत है, वो जब सिकुड़ी रहेगी तब एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। और इसलिए अब क्या हो रहा है, जो फंडामेंटल चेंज पिछले 3 साल के अंदर अर्थव्यवस्था में आया, जो इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला, जिसकी रोशनी में इस बजट को देखा जाना चाहिए और सारे लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इस बजट ने 80 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज की तो व्यवस्था कर दी, वो हमेशा मुफ्त अनाज पाते रहेंगे, तो वो तो इस बजट के पात्र के तौर पर अलग हो गए। सरकार ने उतना पैसा 3-4 लाख करोड़ रुपया पहले से तय कर लिया कि हम अभी से लेकर अगले साल तक, अगले चुनाव तक उनको खाने भर का अनाज देते रहेंगे, पर उनको कच्चे अनाज से तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे ही वो बाजार में तेल खरीदने जाएंगे 200 रुपए का तेल मिलेगा उनको, जैसे वो दाल खरीदने जाएंगे उस पर दाल उनको महंगी मिलेगी, जब जैसे ही वो फ्यूल लेने जाएंगे या बाकी चीजें लेने जाएंगे उस पर उन्हें भारी टैक्स और उससे भारी महंगाई झेलनी पड़ेगी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उस मार्केट से आ रही है जिस मार्केट में लोग खर्च करने को तैयार नहीं है, डिमांड करने को तैयार नहीं। सरकार को इस बजट में ये कोशिश करनी होगी कि वो तो रोजगार नहीं दे सकती, वो तो रोजगार बाजार से बाहर हो गई, जो दे रही थी वो भी उसने बंद कर दिया, कम कर दी। उसे ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा पहुंचे। जो बात आप जसवंत सिंह के बजट भाषण से कह रहे हैं ना कि वो गृहिणी की टुकिया में पैसा वाली जो बात उन्होंने कही थी, सरकार को कहीं ना कहीं ये विशेष साइकिल तोड़ना होगा। वो विशेष साइकिल ये कि या तो आप भरपूर टैक्स लगाते चले जाइए, लोगों की खपत सिकोड़ते चले जाइए और अपने खर्च से 80 लाख लोगों को अनाज बांटते जाइए और तालियां बजवाते जाइए, या आप टैक्स कम करिए, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़िए, लोगों के जेब में बचत रखिए, उन्हें खर्च करने दीजिए, वो इन्वेस्ट करें, खर्च करें, बाजार में जाएं और उनकी डिमांड के बेस पर फैक्ट्रियां लगें और स्थायी तौर पर रोजगार बने। ये जो दुष्चक्र है, भारत के बजट इस दुष्चक्र में आकर फंस गए हैं और यही वो दुष्चक्र है जिसमें बजट का एक हिस्सा पॉपुलिस्ट हो जाता है और दूसरा हिस्सा उस पॉपुलिज्म को, लोक भावनवाद को संतुलित करने के लिए जबरदस्त टैक्सेशन में भर जाता है। और इसलिए आज स्थिति यह है कि भारत के जीएसटी का 70% हिस्सा भारत के निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों से आ रहा है और भारत दुनिया में खपत पर टैक्स लगाने वाले देशों में सबसे ऊंचा है। हमारे पास जीएसटी के दायरे में जितनी चीज़ें, उससे ज़्यादा चीज़ें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है और जिनके कारण हमारी ज़िंदगी की लागत बाहर होती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे टोल टैक्सेस हो, ये सारा स्ट्रक्चर है। तो है क्या कि या तो आप एक मुफ्त की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बनाते रहिए और लोगों को मुफ्त अनाज बांटते रहिए और उन्हें इसी स्तर पर रखिए, और या फिर आप टैक्स कम करिए, लोगों को खर्च करने का मौका दीजिए, उन्हें बचाने का मौका दीजिए। लोग तो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए लड़ ही रहे हैं। अगर आपके जेब में 1000 रुपए बचेंगे महीने में तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उसको खर्च भी करेंगे। इसमें एक मुझे लगता है भारत में राजनीति का जो एक बुनियादी चरित्र इधर डेवलप हुआ, वो जो सरकार में आता है वो सोमवार को ये ऐलान करता है कि भाई गरीबों की जिम्मेदारी हमारी है, ये सरकार ही गरीबों के लिए है केवल, ठीक। और मंगल को कहता है कि रेवड़ी बंद करो, रेवड़ीबाजी नहीं चलेगी, जो मेहनत करेगा कमा के लाएगा वो रोटी खाएगा। बिल्कुल माइंडसेट बदल दीजिए। क्या तो दोनों चीजें तो एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। आप उस मतलब ये सूरज और चंद्रमा, एक हाथ पर सूरज और एक हाथ में चंद्रमा, दोनों को साथ के चलना चाहते हैं। भाई कहीं लाइन सरकार की भी तो क्लियर हो। आप किसी ने कहा कि भाई इतने तक बिजली का उपयोग करने वाले को इतने प्रतिशत छूट देंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी राज्य ने कहा, तो कहा कि ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी बंद होनी चाहिए। क्या आपका मन किया तो आपने अनाउंस कर दिया और उसको जस्टिफाइड करा दिया कि भाई देखिए गरीब के लिए तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र किसके लिए? तो वहां पर समस्या पैदा हो रही। एक दूसरी चीज मुझे दिखता ही है कि निराशा क्यों है। हम लोग बौद्धिक बेईमानी करते हैं बड़ी अच्छे ढंग से, जो जितना योग्य है वो उतना ही बौद्धिक बेईमानी अच्छे से कर लेता है। ये तो दुनिया में एस्टेब्लिश वो है। हम 10% लोगों के आंकड़े दिखा देते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, भाषण में, क्या कि देखिए इतने विदेशी यात्री हो गए हमारे यहाँ, 5 तारा होटल में जाइए कहीं सीट नहीं मिलती है। क्या ये एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज है जो लोग बताते कहते जी प्रगति नहीं हुई होती तो ऐसा कैसे हो जाता, आपको बुकिंग करानी पड़ रही है। लेकिन हम जब देखते हैं नीचे तो दोहरापन दिखता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक बार सांसद हो गए, एक बार विधायक हो गए, उम्र भर पेंशन पाइए, और एक बार 4 बार सांसद हो जाइए तो 4 पेंशन पाइए और भगवान का नाम लीजिए और मस्त रहिए। ठीक, आप 60 साल तक सरकार में सेवा किए लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि पेंशन रेवड़ी है, पेंशन बंद कर दी अब जी। और जो लोग ये कहते हैं पेंशन बंद करना जरूरी था, वो पेंशन ले रहे हैं उसी मॉडल की, पुराने मॉडल की। आपने कहा कि अब नई पेंशन स्कीम लागू करेंगे
किसी को 700 रुपया मिला पेंशन, जो 80,000 की सैलरी से रिटायर हुआ उसको 700 बोले, ये तो मार्केट लिंक्ड है। तो ये जो एक परिस्थिति बनती है, ये मुझे लगता है कि एक व्यापक असंतोष को जन्म नहीं देती है। हाँ बिल्कुल, और ये पैराडॉक्स हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जिसे हम लगातार चर्चाओं में उठाते में रहते हैं और देश के लोगों को समझना ज़रूरी है। भारत में कौन सी चीज़ रेवड़ी है और कौन सी चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसने तय किया? संविधान ने तो नहीं बताया। बताया, तो सब अपने ये सबकी अपनी अपनी परिभाषा। मैं आपको दो बहुत दिलचस्प पैराडॉक्स बताता हूं। एक ही सरकार के दो हाथ क्या बात करते हैं। एक सरकार का हाथ ये कहता है कि भारत में लोगों को सस्ती या मुफ्त बिजली नहीं दी जानी चाहिए। सरकार का वही हाथ अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि भारत में एनर्जी की इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत में बिजली की महंगाई सबसे ज़्यादा, और बिजली महंगी है तो इसलिए हर चीज़ महंगी होती जाती है। सरकार का दूसरा हाथ भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी देता है। मतलब आप, सरकार ये कहती है बिजली सस्ती मत दीजिए, लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो सरकार आपको बजट से सब्सिडी देगी। अब आप ये पूछिए कि एक हाथ अगर सस्ती बिजली को गलत मानता है तो आप स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? और जिनको आपने सब्सिडी दी 1 साल पहले, उन्होंने सबने सब्सिडी में चोरी की, अब सबसे सब्सिडी वापस मांगी जा रही, सब क्या छापे डाले जा रहे हैं। ये जो पैराडॉक्स सरकार के बजटों का, इसलिए मैं आपसे कहता हूं ना कि बजट हमेशा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप एक पैराग्राफ जो कह रहा है, दूसरा पैराग्राफ उसका बिल्कुल उल्टा बताएगा आपको। अब यह तय करना भारत में मुश्किल है कि लोक कल्याण और लोक लुभावन के बीच का अंतर क्या है। लोक कल्याण, अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना है तो लोक कल्याण ये भी है कि भारत की में एनर्जी की कॉस्ट सबसे कम रखी जानी चाहिए। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था महंगे ईंधन के साथ आगे नहीं जा सकती। भारत में कोयला सबसे महंगा, भारत में बिजली सबसे महंगी, भारत में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, भारत में गैस इस समय सबसे महंगी दुनिया में। तो जब अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियादी एनर्जी की कॉस्ट को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी? ये समस्या थी। जब अभी ये सारी डिबेट चली तो हमने ये लिखा भी और कहा भी कि कम से कम संसद को, सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को बैठकर एक लिस्ट तो बतानी चाहिए कि क्या रेवड़ी और क्या रेवड़ी नहीं है, और फिर वो रेवड़ी उत्तर प्रदेश में जो रेवड़ी है वो बिहार में रेवड़ी है कि नहीं है, कर्नाटक में जो रेवड़ी है वो गुजरात में रेवड़ी है कि नहीं है। समस्या ये होती है कि हमारे पास अर्थव्यवस्था की हमेशा दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या वो है जो सरकारें चुनाव की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से करती हैं, और एक व्याख्या वो है जिस व्याख्या को लोग अर्थशास्त्र की दृष्टि से करते हैं। और इन दोनों व्याख्याओं में दिलचस्प अंतर्विरोध है, पूरा अंतर्विरोध है। वो अंतर्विरोध ही हमें हमारी नीतियों में अस्थिरता और अनिश्चितता देता है। नीति आयोग ने सरकार से यह कहा, वित्त मंत्रालय ने सरकार से यह कहा कि मुफ्त अनाज की स्कीम, सब्सिडी का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हम नहीं उठा पाएंगे। अब बहुत दिन हो गया है मुफ्त अनाज बांटते हुए, कोविड चला गया, लोगों को काम धंधा मिल गया, बाजार खुल गए, लोग आना शुरू हो गए, आप मुफ्त अनाज क्यों बांट रहे? सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम को एक्सटेंड किया, बदला और उसमें इन्वेस्ट किया, और ये तर्क दिया गया कि ये देश के गरीब जनता की आबादी के लिए ज़रूरी है। पर वही चीज़ मुफ्त अनाज लेने वाला व्यक्ति जब उस गेहूँ को लेने के बाद बाजार में जाता है तब उसे सबसे निचले भोजन के क्रम की सामान के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, वो जो खाना खरीदने जा रहा है, वो जो ऑयल खरीद रहा है, वो जो स्पाइसेस खरीद रहा है, तो आप गेहूं मुफ्त दे दीजिए और स्पाइसेस की महंगाई पिछले 1 साल में 12 से 14% रखी है। भारत में मसाले पिछले साल में 12 से 14% महंगे हुए, दूध की कीमतें 9 बार बढ़ी। तो अल्टीमेटली इस पूरे ढांचे ने उस व्यक्ति को, मुफ्त अनाज पाने वाले व्यक्ति को गरीब किया या अमीर किया? इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? और इस चक्कर में सरकार ने अपने बजट को भी गरीब कर लिया। यानी एक हाथ से उन्होंने मुफ्त अनाज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बांटे और दूसरी तरफ उसी गरीब के दूध और दही पर और मसाले पर टैक्स लगाकर उतना पैसा वापस निकाल लिया। तो ये तो सेल्फ डिफीटिंग बजटिंग हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें दिखती है, जो भारत का आम आदमी है वो इससे बड़ा आहत होता है। वो देखता है कि गुरु जी तो गुड़ खा रहे हैं दबा के, और चेले से कह रहे गुड़ मत खाना, डायबिटीज हो जाएगी, तो नहीं चलेगा ना, ये तो रास्ता ठीक नहीं। वो कहते कि जो सरकार होते हैं भारत में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो मुगले आजम और शहंशाह हिंद की तरह से जीवन जी रहे हैं सब, किसी की सरकार हो, ठीक। वो जनता से कहते हैं कि आर्थिक अनुशासन में रहिए। जो आधे पेट वैसे ही है, भूखे आदमी को आप सेहत की दवा दे रहे हो, बोले विटामिन खाओ, पहले रोटी खाएगा तब ना विटामिन खाएगा। उस प्रश्न को कहीं एड्रेस नहीं किया जाता। भाई जनता, अब तो टीवी का युग है और संचार का युग है, जनता देखती है कि आप कैसे कमरों में मीटिंग कर रहे हैं, क्या कैसे जहाजों में चल रहे हैं, कैसी गाड़ियों में चल रहे हैं। गरीब से गरीब
कहता भाई 2 जहाज तो ले ही लो नए, और अपनी फ्लीट में कुछ मर्सिडीज और कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो रहनी चाहिए। ऑल्टो में तो नहीं चल रहा सिस्टम। गरीब से आप कहते हो कि नहीं मसाला नहीं तो बिना मसाला के खा लो, है नमक कम खाया करो, बीपी ठीक रहेगा, ऐसी सलाह देने लगते हैं, कैसे चलेगी? यही जो अब यहाँ से जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं उसे हम अगर बजट के संदर्भ में देखें, सरकार कितनी बड़ी होती चली जाती, जिस देश की सरकारें बड़ी होती चली जाती हैं, अपना आकार बढ़ाती चली जाती। हम जब शुरू हुए थे तो चर्चा ये होती थी कि 10 साल पहले 12 साल पहले कि नहीं भारत में मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। हम मैक्सिमम गवर्नमेंट पे चले गए। भारत के हर राज्य में निर्धारित सीमा से अधिकतम स्तर तक के मंत्री हैं। इसके अलावा जो दर्जा प्राप्त और कमीशन चेयरमैन और पूरा पैराफेनेलिया इतना बड़ा जो उपलब्ध है, कभी हमने पलटकर पूरे राज्यों ने और मुख्यमंत्रियों ने और वित्त मंत्रियों ने बैठ के सोचा कि इतने बड़े सरकारी पैराफेनेलिया का एक्चुअली मतलब क्या है? अब इसका दूसरा पार्श्व आपको दिखाते हैं जो बहुत दिलचस्प है। हमसे यहाँ भी एक बड़ा पैराडॉक्स है। सरकार जितनी आपको दिखती है, जो नेता और जितने राजनेता दिखते हैं, वो बड़ी सरकार हमारे काम की है, या जब हम पेंशन के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ 5 कर्मचारियों की जगह 3 कर्मचारी मिलते हैं क्योंकि वहाँ लोग नहीं हैं। भारत की सरकार का जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि जिन लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, जिनके लिए सुविधाएं सीमित होनी चाहिए, उनका आकार बढ़ रहा है, और जिन सुविधाओं के लिए हमें ज़रूरत है, बिजली विभाग कर्मचारी भर्ती नहीं कर पाता, संविदा पे लोग रख के लाइनमैन काम करा रहा है। भारत में सारे सरकारी सेवाओं में पॉपुलेशन टू एम्प्लॉय रेशियो लोएस्ट है, अधिकतम लोगों पे न्यूनतम कर्मचारी हैं। यहाँ पर अगर आप सरकार का आकार बड़ा करेंगे, यहाँ ज़्यादा लोगों को भर्ती करेंगे तो जॉब्स मिलेंगे। आप एजुकेशन देख लीजिए, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ देख लीजिए, आप सरकार की सेवाएं देख लीजिए, आप नगर पालिका की सेवाएं देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, हर जगह आपको दिखाई देगा कि हम विकासशील देशों में भी, विकसित देशों को तो छोड़ दीजिए, उस अनुपात में कि एक पॉपुलेशन के 1000 की पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन जो चीज़ आप कह रहे हैं, हर नई सरकार आने के बाद फ्लीट तो जरूर लंबा हो जाता है, तो फिर तो ये मोहभंग होगा, ये प्रश्न उठेगा भी। और ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें खुद सरकारों के अपने आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। सरकारें अपनी सेवा में कर्मचारियों को रखने में तो संविदा पर चली जाती है। ये पैराडॉक्स समझना जरूरी है, इससे मोहभंग होता है लोगों को। 2 सवाल मेरे पास बचते हैं। एक तो ये पुलिस की बात आई, मध्य प्रदेश में अभी 2 ऐसे पराक्रमी केंद्रीय सेवा के अधिकारी थे, एक IPS थी पत्नी और पति IAS था, ठीक। वो इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने 56 कांस्टेबल अपने घर में ड्यूटी पे रख लिए, जूता पॉलिश करने से लेके और गमले में पानी डालने तक 56, और एक की सैलरी लगभग 50,000 थी, तो 56 में गुणे 50 करिए, उतना तो अपने अंदर करिए। और भारत बड़े देशों में मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा देश होगा जिसमें लाख की आबादी पर सबसे कम पुलिसकर्मी होंगे, ठीक। और वहाँ पर 56, ये जो समस्या है ना कि मंत्री के साथ 50 सिपाही चल रहा है, थाना खाली है, इससे भी एक समस्या आर्थिक अनुशासन देश में लागू नहीं हो सकता जब तक कि आप नियमों को समान रूप से ऊपर नीचे सब पर लागू नहीं करेंगे। और इससे एक बड़ा मिसकंसेप्शन बनता है लोगों के दिमाग में, और वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से भी एक बड़ा पैराडॉक्स लोगों के दिमाग में बनता है कि हमसे कहा जाता है हमारी सरकार बहुत बड़ी है, सब सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती। सरकार का खर्च तो बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली भारत की आबादी में किसी भी स्थिति में, किसी भी गिवन सिचुएशन में 50 करोड़ 40 करोड़ लोग तो ऐसे रहेंगे जिनकी निर्भरता सरकार पर रहेगी, जिनके पास जिनके लिए सरकार, और इसी के लिए सरकार टैक्स लगाती। हम थोड़ा पीछे चल के समझें तो इस बात को समझना इसलिए जरूरी कि सवाल बहुत जरूरी है समझना, दुनिया में टैक्सेस आए कहाँ से, टैक्स लगाने की व्यवस्था आई कहाँ से लोकतंत्र के जन्म से पहले तक टैक्स राजा युद्ध लड़ने के लिए लगाते थे युद्ध लड़ने के लिए टैक्स लगाते थे, सेना तैयार करते थे, हमला करते थे, जीतते थे, फिर उस पे जाकर टैक्स लगा देते थे। उसके इनकम टैक्स का जन्म ही ब्रिटेन में नेपोलियन से लड़ाई के लिए हुआ था। नेपोलियन के वार को फिनांस करने के लिए पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। तो जब दुनिया के इतिहास में ये युद्ध, खून खच्चर और कत्लो गारत खत्म हुई, तब दुनिया को समझ में आया कि टैक्स लगाने का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये हुआ कि टैक्स इसलिए लगाया जाना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम सामान्य से ज़्यादा होगी, जिनकी ज़िंदगी का स्तर सामान्य से ज़्यादा होगा। पूंजीवाद का बेसिक सिद्धांत है।
इनकम को और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर लिया जाए। नॉर्डिक कंट्रीज से पहली बार पब्लिक एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आया कि सरकार को वो सेवाएं देनी चाहिए, वो सुविधाएं देनी चाहिए जो आम लोग नहीं ले पाते हैं, जो आम लोगों के बस की नहीं है, और उसके लिए आपको एक टैक्सेशन सिस्टम लगाना चाहिए। इसी तरह से टैक्स जस्टिफाई कर दिए गए कि सरकारें जैसे ही टैक्स लगा सकती हैं, जितना चाहे उतना टैक्स लगा लें, और उस टैक्स के बदले वो नीचे के लोगों को वो सेवाएं और सुविधाएं दें जो वो खरीद नहीं सकते। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं, जो महत्वपूर्ण बात समझिए। और इसलिए यह संतोष है कि भारत में आप जिन चीज़ों के लिए अमिताभ भाई टैक्स देते हैं, वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। आप एजुकेशन के लिए टैक्स देते हैं, एजुकेशन सेस देते हैं, आपके परिवार के आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप मेडिकल के लिए सेस पे करते हैं, मेडिकल के लिए टैक्स पे करते हैं, और आप प्राइवेट सेक्टर से वही सुविधा वही सेवा खरीदते हैं, और जितनी दवा खरीदते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं। आप सड़क बनाने के लिए पैसा देते हैं, फिर उस सड़क पर चलने का भी पैसा देते हैं, टोल भी देते हैं। आपके ही बजट से, आपके ही टैक्स से सड़क बनाई जाती है, उस सड़क पर फिर आपसे टोल भी लिया जाता है, और उसके अलावा उस सड़क को बनाने के लिए जो पेट्रोल डीजल आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी रोड का अलग से सेस लगता है। तो हम ऐसी व्यवस्था में क्यों फंस गए, सरकार की इस व्यवस्था के कारण, कि जो सुविधाएं देने के लिए हम सरकार को पैसा भी दे रहे हैं, वो सुविधाएं भी हम सरकार से, पानी के लिए हम सरकार को पैसा देते हैं, पर हम घर में बोरिंग कराते हैं, उस पर आरओ लगाते हैं, उसके बाद अपने पैसे से पानी पी रहे होते हैं। ये जो टैक्स की चुनौती है, ये चुनौती हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी है, और इसलिए यह संतोष या मोहभंग है, और बजट लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि सरकार जिन चीज़ों के लिए उनसे टैक्स ले रही, वो चीज़ें उन्हें दे भी रही कि नहीं दे रही। और आप अपने आसपास देखिए, आपके जीवन में जितनी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें सरकार को दिए जाने वाले टैक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें तो आप प्राइवेट सेक्टर से ही खरीद रहे हैं, हर चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं उसके लिए। समय कम है, वरना एक सवाल मैं और लेता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि जब बजट आने को हो, और मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बारात दरवाजे पर आए और बत्ती गुल हो जाए। ये मैं भारत में पहली बार देख रहा हूँ कि जो बजट को नापने का सबसे फौरी थर्मामीटर शेयर मार्केट ही रहा। हम लोग उसी को देखते थे तो मान लेते थे कि बजट को सलामी दी गई, और नहीं तो मानते थे कि भाई बाजार का मोह भंग। ठीक, बाजार बजट आने से 3 दिन पहले ही घायल अवस्था में आ गया। ये भी एक बड़ी चीज़ है। अब बजट पे इसका क्या असर होगा, कैसे होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन रामलाल ने और श्यामलाल ने अगर कभी कहीं शेयर मार्केट में कुछ जमा किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, तो उनका तो काम हो ही गया। बजट जो आएगा वो तो बाद में आएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, इस नोट के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। भारत को, ये गाना भी बज रहा कहीं किसी के मोबाइल में, अच्छा, मुझे लगता है कि अब इस बात की ओर ध्यान जाना चाहिए कि क्या आय पर और खर्च पर, दोनों पर इनकम टैक्स या दूसरे किस्म के टैक्स लेना ज़रूरी है, या आय को मुक्त करिए टैक्स से, खर्चे पर टैक्स लीजिए। क्योंकि एक आदमी आय पर टैक्स दे, उसके बाद लाइफ बॉय साबुन खरीदे तो टैक्स दे, सिगरेट खरीदे तो टैक्स दे, माचिस खरीदे तो टैक्स दे, बच्चे को पढ़ाए तो स्कूल में टैक्स दे, मतलब आप उसके जीवन में एक 24 घंटे में 48 बार टैक्स ले रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं। भारत को वो करना चाहिए, दोबारा से चिंतन करना चाहिए इस पर। एक ही लकीर पीटने से कोई बहुत लाभ नहीं, क्योंकि भारत, जो बात हम लोग कह रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जब तक उनको संतोष नहीं होगा कि उनके टैक्स के पैसे का एक तो उनको भी लाभ मिले, और दूसरा ईमानदारी से उपयोग में आए उनका टैक्स का दिया हुआ पैसा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, उसमें करप्शन नहीं हो। इसके लिए टैक्सेशन के सिस्टम को अनुलोम विलोम कराना होगा, बाबा रामदेव की तरह। जहाँ सिरहाना है वहाँ पैताना करिए, जहाँ पैताना है वहाँ सिरहाना करिए। आप सब लोग हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 1 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे, और 1 तारीख की सुबह जब बजट आएगा फिर उसकी समीक्षा करेंगे, देखने समझने की कोशिश करेंगे कि वो बजट ननकू और जो इस देश का आम आदमी है उसकी ज़िंदगी को कहाँ तक प्रभावित करता है। क्योंकि जो बहुत समर्थ है, सच बात कड़वी है लेकिन सही है, जो बहुत समर्थ है उसकी सेहत पर सरकार
बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। बजट तो छोड़िए, बजट तो छोटी चीज। अंशुमान जी ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शाम को जिस ननकू और रज्जाक का जिक्र अमिताभ ने किया है, ऐसे लोग जो बजट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्हें बजट से उम्मीदें हैं और जिनकी जेन्युइन और वास्तविक उम्मीदें होती हैं, दरअसल जिनके लिए बजट बनता है। बजट ऑब्वियसली जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, शेयर बाजार के लिए नहीं बनता है, बजट बनता है उन आम लोगों के लिए। ऐसे कुछ आम लोगों को शाम को लेकर हम यहाँ आएंगे और वो यहाँ आकर वित्त मंत्री के नाम अपनी चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं वित्त मंत्री के नाम, उसमें लिखा है कि उनको बजट से क्या चाहिए। यहाँ आप उन वास्तविक लोगों से मिलेंगे जिन्होंने पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या देखा है और बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और उसके बाद हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे जो ये तय करेंगे, जो देखेंगे कि इनकी मांगें और इनके अरमान कितने जायज़ हैं और इन अरमानों पर बजट में क्या हो सकता है। आप जुड़े रहिए शाम को इस विशेष पेशकश के साथ, जहां हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनका बजट कैसा होना चाहिए। वो अगर वित्त मंत्री होते तो वो कैसा बजट बनाते। ऐसे आम लोग, बिल्कुल वास्तविक आम लोग जो आपके हमारे बीच से आए हैं, वो अपने बजट की और अपनी अरमानों को देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।